नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत के रंग के साथ आपका होस्ट जुल्फ़कार राहत हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख में कैदीन पर कातलाना हमले और उनके कत्ताल का सिलसिला पहले वज़ीर-ए-आज़म से शुरू होकर पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक किसी न किसी शक्ल में जारी रहा। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की एक अलमनाक दास्तान है। हर दौर में कोई ना कोई मतशद्दद रवैया ज़रूर मौजूद रहा। अभी कल की बात है कि कैपिटल में वफाकी वज़ीर जनाब हामिद सईद काज़मी, उन पर कातलाना हमला हुआ। इस हमले में उनके ड्राइवर जान बहक और उनके गार्ड मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में हैं। ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा और इसकी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक कौन कौन से मुहर्रकात हैं कि ये कातलाना हमले और ये कत्ल का सिलसिला पाकिस्तान की तारीख के साथ साथ किस तरह जुड़ा हुआ है। और यूं भी कहा जा रहा है कि सरफराज नईमी शहीद की शहादत के बाद ये एक दूसरी कोशिश है कि जमाते अहले सुन्नत के दोस्तों को मुश्तल करने की एक दूसरी कोशिश इसको करार दिया जा रहा है। आज की इस नशिस्त में इसी अहम तरीन और हसास तरीन इशू पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शरीक गुफ्तगू हैं उनमें जनाब नवाज खल, आप जमाते अहले सुन्नत पाकिस्तान के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। हमारे दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब उस्मान मलक डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी। हमारे तीसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब इमरान मसूद साहब, साबिक़ वज़ीर तालीम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा। उस्मान मलक साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगा। आपसे पूछना ये चाहूँगा कि जिन लोगों ने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है वो इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर ही गैर महफूज हैं, तो हुकूमत कहाँ खड़ी है? पॉलिटिक्स के अंदर और मज़हब के अंदर ये तशद्दुद की बीमारी इस दौर का शख्साना नहीं है। ये 80s के अंदर उस वक्त के आमिर ज़िया-उल हक़ के दौर से ये सिलसिला शुरू हुआ था। आज अगर हम ये कहें कि माजी के मुकाबले में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मजहबी और सियासी तशद्दुद के हवाले से बड़ी सारी चीज़ों पर कंट्रोल हुआ है तो गलत नहीं होगा। और जहाँ तक सिस्टम का ताल्लुक़ है और मिनिस्टर साहब के ऊपर हमले का ताल्लुक़ है, मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक वेव है इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने की। उस्मान मलक साहब, जिस खूबसूरती से आपने 80 पे ये मामला सारा डाल दिया और बहुत, अब नवाज लीग को आप बात कर लें वो किसी और पे डाल देंगे, तो ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? अब तो आपकी गवर्नमेंट है, लोग आपसे पूछते हैं, आप इस बात के जवाब देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और फेडरल के अंदर खासकर कैपिटल जो सबसे महफूज तरीन एक सिटी है, वहाँ पे इस तरह का इंसिडेंट, इसमें कोई एक्सक्यूज़ वाली तो कोई बात नहीं। वो भी एक पुरअमन शख्सियत है, एक बड़े मैं समझता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत है बलूचिस्तान के अंदर कि जो गैर मुतनाज़ थे, जो पाकिस्तानियत की बात करते थे। इसी तरह हामिद सईद काज़मी हैं और बहुत सी माजी की ऐसी मिसालें दी जा सकती हैं कि वो लोग जो पुरअमन थे, जिनका एजेंडा सिर्फ अमन है, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये तो आपके इस मुल्क में फसाद करवाने के तरीके हैं कि शिया सुन्नी फसाद करवा दो, किसी बलोची को सिंध में जो है कत्ल कर दो, किसी बलोची को पंजाब में मार दो, किसी पंजाब वाले को बलूचिस्तान में मार दो। तो ये चीज़ों पे नज़र रखनी बड़ी ज़रूरी है। देखें, आप बिल्कुल हरगिज़ बरज़िम्मा नहीं हो सकते इंटीरियर मिनिस्ट्री के भाई ये दहशत गर्दी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। नो, दे आर रिस्पॉन्सिबल। उनको जवाब देना पड़ेगा आवाम को और लोगों की जानो माल की। तालिबान पे हर चीज डाल देना, ये जो एक रवायत, देखिए ये तो एक रवाज बन गया ना। आपके कोई दहशतगर्दी हुई है तो जनाब ये तालिबान ने किया, अलकायदा ने किया, दहशतगर्दों ने किया है। कोई बिजली नहीं आ रही तो जनाब मुशर्रफ हुकूमत ने किया, महंगाई जो नहीं आ रही जनाब मुशर्रफ हुकूमत ने किया। तो हर कोई जो है वो ब्लेम गेम कर रहा है इस वक्त, और अपनी जिम्मेदारियां ये लोग जो है ये बिल्कुल उस पर जो है ना उसको नहीं ले रहे। तो अगर आपने सारा ब्लेम किसी और पे डालना है तो फिर किसी और बंदे को वही जाके हुकूमत दे दो। अगर आसमान से लोग, बात फिर वही है जहां से मैंने सवाल किया था कि अगर हमने ब्लेम गेम ही करनी है, किसी ने 80 के पीरियड को डिस्कस करना है, किसी ने 70 के करना है, किसी ने 99 को करना है, तो फिर पार्टीज की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? हुकूमत पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत है, वो कहते हैं जी ईवान सदर हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है,
آپ کہتے ہیں جی لوگ کہتے ہیں آٹا کوئی نہیں، آپ کہتے ہیں آرٹیکل 6 کی بات کریں، لوگ کہتے ہیں چینی بھی کوئی نہیں، آپ کہتے ہیں 17ویں ترمیم ختم کریں گے. تو یہ نان ایشوز کو ایشو بنا کے کب تک اس طرح ڈنگ ٹپاؤ کا سلسلہ جاری رہے گا؟ دیکھیے ذوالفقار صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سارے پس منظر میں جو بھی حقیقتیں ہیں آج کی، جو بھی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، آپ کسی بھی طور پہ ماضی کو اس سے الگ نہیں کر سکتے. یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی. راغب نعیمی صاحب، ہماری پیپلز پارٹی کے جو دوست ہمارے پروگرام کے اندر تشریف فرما ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی کہ جو شخص بھی طالبان کے خلاف بات کرتا ہے، حکومتی ایجنڈے کو سپورٹ کرنے کی بات کرتا ہے، پھر اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور حکومت اس کی حفاظت بھی نہیں کر سکتی. آپ کے والد گرامی کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کی یہی ریزرویشن تھی کہ ان کو بھی پراپر سیکیورٹی نہیں دی گئی تھی. جی، بات کچھ ایسی بھی تھی. ایک چیز جو اس صورتحال میں سامنے آئی تھی کہ والد گرامی علیہ رحمہ نے جب بھرپور حمایت ان شدت پسندوں کے حوالے سے اور تشدد پسندوں کے حوالے سے کرنا شروع کی، تو مطلب ایک ہے سیکورٹی کا خود مانگنا، ایک ہے فراہم کیا جانا. والد گرامی علیہ رحمہ نے سیکورٹی کبھی بھی طلب نہیں کی تھی. عثمان صاحب، میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. راغب نعیمی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. آپ کے بہت سے وزراء ہیں جو بلٹ پروف گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، جس میں رحمان ملک صاحب ہیں اور بھی بہت سارے وزراء ہیں. تو یہ جو مذہبی رہنما ہیں جو آپ کے ایجنڈے کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو شدت پسندوں کی مخالفت کر رہے ہیں، تو ان کو آپ کے خیال میں زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ہے جی. آپ کے کئی وفاقی وزراء کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میری اطلاع ہے، سوائے جو آپ کی انٹیریئر منسٹری ہے اور انٹیریئر منسٹر، ان کے پاس ہی ایک کوئی ایکسٹرا آپ کہہ سکتے ہیں یا مناسب تعداد میں سیکورٹی کے معاملات ہیں. کار میں جناب پچھلے دنوں ابھی لسٹ چھپی ہے، 10-12 وزراء کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں جو مشرف دور میں منگوائی گئی تھی. ایون نظر گوندل صاحب کا نام بھی ہے اس میں کہ وہ بھی بلٹ پروف گاڑی استعمال. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات سے کوئی بھی ذی شعور انسان مطلب ڈینائی نہیں کر سکتا